नमस्कार हमारे रेडियो मेरी आवाज़ को सुनने वाले और सभी श्रोताओं को और YouTube पे देखने वाले हमारे सभी दर्शकों को। और आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, जिस व्यक्तित्व से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। आप उनको देखते ही पहचान गए होंगे और अभी जो रेडियो पे सुन रहे हैं हमारे को, वो अभी उनकी आवाज़ सुनते ही पहचान जाएंगे। उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में एक ऐसे आयाम खड़े कर दिए हैं कि शायद दूसरे सबके लिए कंपटीशन जिसको कहते हैं ना कि टफ कर देना, आपने उस लेवल पे ले जाके एक्टिंग को वहां पे ले जाके खड़ा कर दिया कि ये होती है एक्टिंग। और इस तरीके से एक हर किरदार को जिस तरीके से इन्होंने निभाया, वो किरदार को शायद ही कोई और एक्टर उतनी उसमें जीवन डालने की शायद क्षमता मुश्किल ही मिलती है जो आपने किया है। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं गिरीश थापर जी से। गिरीश थापर जी नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने शो मेरी आवाज सुनो में बुलाया। जी सर। और गिरीश थापर जी के बारे में अगर हम थोड़ा सा और कुछ बताएं तो आपने रेस 3 करी है, आप सलमान खान के साथ में आपने काम किया है, आपने हाउसफुल 4 में काम किया है, 4 एक्टर उसमें काफी मल्टी स्टार फिल्म थी, और आपने एक पहेली लीला में भी काम किया है जी। तो सर एक मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आई थी। सलमान खान भी आप हैं, तो सर आपका एक्सपीरियंस सलमान खान के साथ में, आपका एक्सपीरियंस अक्षय कुमार जी के साथ में और जो मल्टी स्टार थे, और सर एक चीज जो वो तो आपके एक्सपीरियंसेस रहे, तो सर सबसे पहली चीज जो मैं पूछना चाहूंगा, भाभी जी के क्या रिएक्शन थे जब आपने बताया कि एक पहेली लीला में मैं काम करने जा रहा हूं और उसके स्टार ये हैं तो उनके क्या रिएक्शन थे सर? सबसे पहली चीज मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो मैं सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मैं बार बार आपके शो में इसलिए आना चाहता हूं हुजूर। कहते हैं कि तेरे नजरे पाक को आंखों में बसा रखा है, हमने एक अलग काबा बना रखा है, एक कशिश खींच के लाती है तेरे मैखाने तक, वरना साकी तेरे मैखाने में क्या रखा है। और हुजूर मैं दर्शकों के लिए इतना ही कहूंगा कि अगर आप ना होते तो हमें गजल कौन कहता, और हमारे इस चेहरे को कमल कौन कहता। ये तो करिश्मा है हुजूर मोहब्बत का, वरना हम पत्थरों को ताजमहल कौन कहता। वाह 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 वाह। अब रही बात मेरी लीला एक पहेली करने की और उसके साथ जुड़े हुए इंसिडेंट की। बेसिकली ये फिल्म मेरे छोटे भाई जिनके साथ हमने साथ साथ थिएटर किया है, मेरठ के हैं ये बंटी राठौर जी, उन्होंने इसके स्क्रीन पे डायलॉग्स लिखे जी। ये बड़ी लंबी कहानी है कि कैसे कैसे हुआ। फिर एक रात को मैं ये फिल्म नहीं कर रहा था, कोई और ही कैरेक्टर कर रहा था। ये शूटिंग राजस्थान में हुई थी, एक्चुअल में वो थोड़ा रोल बढ़ गया, तो बाकी जब शूटिंग बॉम्बे में हुई तो वो कैरेक्टर को कहां से ढूंढे। तो एक रात बंटी भाई का मुझे फोन आता है कि गिरीश कल क्या कर रहा है? मैं कहा मैं कुछ नहीं कर रहा, फ्री। तो बोले कि यार कल सुबह फिल्म सिटी आ जाए, ये 2 दिन का काम है और दो तीन सीने छोटे छोटे, और ऐसा है कि ये गारंटी है कि फिल्म में कटेंगे नहीं। तो मैंने कहा, मैंने तब पूछा भी नहीं कौन सी फिल्म, क्या फिल्म। जब मैं सेट पर पहुंचा फिल्म सिटी में हेलीपैड पर, तो पता चला कि फिल्म ये है वो है। तो वो मैंने की। तो जब मैंने घर में बताया, पहली बात तो यह कि हम छोटे शहर मेरठ के रहने वाले हैं। कहने को छोटा शहर, नाम मेरठ बड़ा छोटा है, लेकिन उसकी महिमा बहुत बड़ी है। तो पहले मेरठ शहर के बारे में बाद में आएंगे। पहले मैं तो मेरे घर वालों को ज्यादा सनी लियोनी या इन चीजों के बारे में ज्यादा ज्ञान भी नहीं, मेरी वाइफ को या जी, क्योंकि मेरे फादर के अलावा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जानकारी ना घर में किसी को है, पर वही जम्स मेरे फादर वाले मेरे में आए, तो इसलिए उनको कुछ पता भी नहीं कि क्या कुछ क्या है, और उन्होंने शायद फिल्म देखी भी नहीं जी। लेकिन हाँ, मेरा एक्सपीरियंस उससे इतना बढ़िया हुआ, बंटी भाई के बदौलत मुझे वो फिल्म में काम मिला। उसके बाद पोस्टर बॉय में भी बंटी भाई ने काम दिलाया, मतलब मिलवाया, और उसके बाद काम दिलवाया, रिकमेंड किया मुझे। तो उस फिल्म से मुझे एक पहचान मिली। एक्चुअल में थे तो 2 छोटे छोटे सीन, इत्तेफाक से वो इतने बड़े हो गए कि वो ऐसे लगता है पूरी फिल्म में, फिल्म पहला सीन भी, फिल्म की ओपनिंग जब होती है वो मेरे से होती है और एंड भी मेरे से होता है। तो पूरी फिल्म के अंदर मैं लगा कि यार हैं तो 6-7 सीन छोटे छोटे, बट वो लगा कि पूरी फिल्म में है, तो उससे मेरे को एक पहचान मिली। उसके बाद
ये सिलसिला मुसलसल निरंतर चलता चल गया। और इससे पहले भी सर थिएटर में आप बहुत बड़ा नाम आपका रहा है थिएटर के अंदर जी, और बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट में आपको माना जाता है। और एक चीज और आपके साथ में एक बहुत जो मतलब बहुत कम लोगों के साथ जुड़ी हुई मिलती है, आपका जॉली नेचर, आपकी मस्तियां, आपके बारे में हमेशा से एक चीज सुनने को मिलती है, आप मतलब शूटिंग के दौरान भी आप पूरे जॉली नेचर में रहते हैं, आप मस्ती मारते हुए होते हैं हर एक के साथ में। आप मतलब स्पॉट बॉय से लेके और बड़े से बड़े एक्टर तक, मतलब हमें यहाँ तक अंदाजा है, अब सुनी है सर, उड़ती हुई खबर है कि आपने सलमान खान साहब को भी नहीं छोड़ा, आपने उनके साथ भी छेड़ कर ली। तो ऐसा हाँ जी जी, तो ऐसा है या ये हमने केवल अफवाही सुनी है? नहीं, ये बिल्कुल सच है कि मैं जब भी सेट पर जाता हूं तो कहते हैं ना कि इबादत की तरह मैं हर काम करता हूं सर, इबादत की तरह मैं हर काम करता हूं। और मेरा असूल है, पहले मैं सलाम करता हूं और मुखालफत से मेरी शख्सियत और संवरती है, इसलिए मुखालफत करने वालों का तो मैं तहे दिल से एहतराम करता हूं। और ये मेरी जो नेचर है बचपन से ही है, मेरा मन ये करता है कि खुद भी खुश रहो, अपने आसपास के माहौल को भी खुश रखो और खूब चुटकुले और मस्ती, गाना बजाना, ये वो काम करने का मजा भी तभी आता है जब आप पूरे सेट पर फैमिली हो जाते हैं। मैं सेट पर जाकर जो इज्जत मैं स्पॉट बॉय की करता हूँ, जिस एहतराम करता हूँ, वही सम्मान मैं डायरेक्टर साहब को करता हूँ। मेरे लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। पहली बात तो सर, आपको कलाकार बनना है या कोई भी चीज करनी है, कलाकार बनने के लिए सबसे अहम, सबसे जरूरी है, अगर अच्छा कलाकार बनना है तो सबसे पहले आपको अच्छा इंसान बनना जरूरी। जब आप अच्छे इंसान बन जाएंगे तो कलाकार खुद ब खुद अपने आप बड़े बन जाएंगे। अच्छे इंसान से मतलब कि आप सेट पर जाकर प्यार से रहें, इज्जत से रहें, सम्मान से रहें, सबका आदर करें और छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करें। आप कोई कहते पानी नहीं आया, खाना नहीं आया, अरे यार हम ना खाना खाने आए हैं, ना पानी पीने आए हैं, वहां पर ना कुछ करने आए हैं, हम तो सिर्फ अपना काम करने आए हैं। काम आप बढ़िया से करेंगे, आपके पास वो चीजें खुद ब खुद चलकर आ जाएंगी। बिल्कुल। और मैं सबसे हंसी मजाक करता हूँ, चुटकुलेबाजी करता हूँ। जो कोशिश ये है, जैसे हम तो बड़े सिंपल से छोटे से शहर के लोग हैं, हमारी तासीर गोबर जैसी है। गोबर की एक तासीर होती है, गोबर की एक फितरत होती है, गोबर की एक तासीर होती है। वो जहां गिरता है ना, वहां की मिट्टी उठा के चलता है सब। हम तो जहां गिरेंगे वहां की मिट्टी उठा के चलेंगे। हम तो एक बार 15 मिनट कोई हमसे मिल ले, 16 मिनट अगर वो हमें ना ढूंढे तो लाना था हमारी जिंदगी। मेरठ का बहुत जिक्र आ रहा है सर। जी। मेरठ में एक्चुअल में मेरे को बहुत सारी चीजें मेरठ के बारे में पता है। क्या बात है? मैं रहा भी हूँ मेरठ में। वाह। मैं खुद वहां पे रहने वाला रहा हूँ। वहां पे काली पलटन मंदिर मैं हमेशा जाता था और सोमवार और मतलब कंडीशन ये है, वहां पे मैं पढ़ा हूँ, वहां के स्कूलिंग मेरी वहीं हुई है, 11th-12th मैंने वहीं से करी है। और बहुत ही बेहतरीन जगह, बहुत ही बेहतरीन। बिल्कुल सर। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, नाम जरूर मेरठ है और उसका इतिहास बहुत बड़ा है। पहली बात तो जिस मंदिर का आपने जिक्र किया, काली पलटन मीन्स हमारे देश की एक फौज होती थी जो काली पलटन के नाम से जानी जाती थी, और बाबा ओगरनाथ का मंदिर है। मेरठ जैसे शहर के अंदर 10 मई 1857 की क्रांति सबसे पहली बात तो मेरठ से शुरू हुई थी और वो उसी मंदिर से शुरू हुई थी। पहली बात तो ये, बिल्कुल आज भी पत्थर लगा हुआ है, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जी के हाथ से लगा हुआ आज भी वो स्मारक है। और दूसरी बात, मेरठ महाभारत कालीन युग का शहर है जी। हस्तिनापुर हमारे बिल्कुल पड़ोस में है, इधर सरदना का बेगम समरू हमारे बिल्कुल पड़ोस में है 12 किलोमीटर पर। और दूसरी बात, मेरठ के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। और क्यों इसलिए बड़ा होता है क्योंकि हम लोगों ने तो रावण को भी अपनी लड़की दे दी थी, क्योंकि मंदोदरी मेरठ की थी पहली बात। तो हम बड़े दिल वाले लोग हैं। वो भले ही बात है कि डॉक्टर बशीर बद्र साहब मेरठ के बारे में कहते हैं कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। वो एक अलग बात है। वो ऐसे बिल्कुल नान खताई, रेवड़ी,
गज्जक पूरी दुनिया में मशहूर है। और मेरठ की पानी पूरी, टिक्की, गोलगप्पे अगर उसने नहीं खाए तो पूरी दुनिया में उससे टेस्टी कहीं नहीं मिलेंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। और सबसे बड़ी बात, मेरठ कैंची उद्योग के लिए मशहूर है, और उससे बड़ा जो उद्योग मेरठ के अंदर है, दुनिया का बड़े से बड़ा बैट्समैन मेरठ के बल्लों से खेलता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, दुनिया का बड़ा। तो इसलिए मैं उस शहर से, क्रांतिकारी शहर है, मेरा शहर है, मेरा मेरठ मेरी शान है, था और हमेशा रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल रहेगा। और मैं भी इसको डिटो करता हूं, मैं भी कहूंगा कि मेरठ शान है, मेरठ शान। क्या बात। सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आपकी स्कूलिंग भी वहीं से हुई? जी, मेरठ से हुई है। कौन से स्कूल से करी सर आपने? पहले कंकरखेड़ा मेरठ में जो है स्नातक धर्म इंटर कॉलेज, उसके बाद फिर तो इसी लाइन में लग गए। तो पढ़ने पढ़ाने का तो दिमाग ही नहीं लगता था, लगता ही साला एक्टिंग के अंदर और यही सब काम करना था। जुनून, फतूर, पागलपन यही था बस। वो कहते ना, पढ़ गए पूत कुमार के 16 दूनी 8। लेकिन फिर भी पढ़ लिए थोड़ा बहुत। आपने जहां पे जो आयाम बनाए हैं, जो आपने यहाँ पे एक नए शिखर लोगों के लिए आपने बना दिया, उसको रीच करना लोगों के लिए मुश्किल है। उसके लिए वो जुनून चाहिए होता है जो आप में है। और वो आज भी वो एनर्जी आपको आज भी बात करते हुए दिखती है आपके अंदर, कि आप आज भी कितने जुनून से हैं, कि आप एक्टिंग के लिए आज भी आपके अंदर उतना ही पैशन है, उतना ही जुनून है। मेरे ख्याल से जो फर्स्ट डे आपको मूवी मिली होगी या फर्स्ट डे आपने सीरियल किया होगा, तो उसमें आपका जो रहा होगा। सर मेरठ शहर की तो हमने करी थोड़ी बहुत। आपके उस टाइम पे जो आपका अपना मेरठ में पढ़ते टाइम पे, या मेरठ में जब आप इसमें स्ट्रगल में थे, तब का कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगता हो कि मेरे को जरूर बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए लोगों को? हाँ, अब ये था कि कुछ अलग हटकर दुनिया से करने की चाह ने मुझे इस फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया जी। कि मैं 9 से 5 के लिए बना नहीं था, कि 9 बजे सुबह डब्बा उठाकर, जो हमारे यहाँ की असूल है कि सुबह 9 बजे डब्बा पैक कर दिया जाएगा, फिर शाम को 5 बजे आएंगे, फिर अपना थोड़ा बहुत टीवी देखा, सो गए, फिर चले गए। ये करना नहीं था, या ये मेरे लिए बना नहीं था। दोनों चीज हो सकती है। उसको करने की चाह ने मैंने कहा कुछ ऐसे अलग हटके करें ताकि लोग पहचाने, जाने। वही ना कि मौत उसकी जिसका जमाना करे अफसोस, यूं तो यहाँ सभी आए हैं मरने के लिए। वाह 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 वाह। तो क्या करें, ये करें वो करें, सोचते सोचते लगा यार ये फिल्मी लाइन ही ठीक है, यहाँ नाटक वाटक करते हैं। हमें लगा, और मेरे को शुरू से बचपन से फिल्मी मैगजीन पढ़ने का बहुत शौक था। मायापुरी, फिल्मी दुनिया, फिल्मी कलियां। मैं उसमें आर्टिस्टों के एड्रेस मायापुरी में नीचे आते थे, तो मैं चिट्ठियां लिखता था। 15 पैसे का पोस्ट कार्ड होता था, वो लिखता था। जी। कभी जवाब आता था, कभी नहीं आता था। असल में क्या हुआ, मुंबई में 97 में गया हूँ, लेकिन मुंबई के बारे में मुझे ना वो किताबें पढ़ के, वो मैगजीन पढ़ के सब पता था। वहां सेंटा क्रूज भी है, जू भी है, विले पार्ले भी है, मालाबार। मैं सब क्योंकि एड्रेस पढ़ता रहता हूँ, जहन में रखता था। तो मैं जब मुंबई आया तो मुझे लगा ये तो सब देखा भाला सा लग रहा है, पहली बार नहीं मुझे पता ये जू है, ये मतलब इतना मैं पढ़ चुका था जी उन फिल्मी मैगजीनों से जी। फिर और वहां इप्टा का बड़ा जिक्र आता था, जैसे बड़े बड़े एक्टर इप्टा से जुड़े हैं। इप्टा पता नहीं क्या चीज है इप्टा। तो मेरठ में भी मैंने पता चला कि मेरठ में भी कोई इप्टा है। अब हम वहां पूछा यार हमें भी यार ये काम वाम करना है, तो लोगों ने मजाक बनाया, अरे हटा ये भी होता है। और हमें लगा नाटक में काम मिल गया, फिल्मों में तो बहुत आसान होता है काम करना, कोई दिक्कत नहीं। लोग कहते हैं नाटक जिसने थिएटर कर लिया वो तो फिल्मों में तो बहुत आसान है। अब हमने कहा यार जिसको कहें मजाक बनाए, तो इत्तेफाक से हमने कहा यार किसी के डब्बे बनने से अच्छा है कि खुद ही इंजन क्यों ना बन जाते। हमने खुद ही डब्बे बनने से अच्छा इंजन बन जाओ। हमारे एक दोस्त आए जम्मू से, वो थिएटर वेटर करते हैं, हमने उनके साथ मिलके थिएटर करते थे। पता चला हमने उनसे दोस्ती की, उनका नाम था कपिल शांडिल्य। उनके साथ हमने अपना ग्रुप ही बनाया, कि मैं किसी के पीछे नहीं लगते, अपना ग्रुप बनाया नटरंग नाम से। उसके बाद उसी से हमने प्ले किए। अब पहली बार जब रोल मिला तो अब रात भर नींद ना आवे। मैं कहा अब तो भैया हो गया काम, अब तो पहला प्ले करेंगे, गोल्डन टेम्पल पकड़ेंगे, अमृतसर से चलते सुबह 5 बजे मुंबई पहुंच गए। वहां तो लाइन लगी होगी हमारे लिए तो, कि भैया अब तो क्या नाम है आ गया भाई ग्रीश थापर मुंबई में। अब ये थोड़ी पता था कि भैया ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो खुद ही गड्ढे खोदने हैं, खुद ही स्टेज लगाना है, खुद ही नाटक करना है, खुद ही ये करना है। अरे भैया मेरे मन का भैया तो बड़ा पंगा ले लिया। खैर कोई बात नहीं, ये सिलसिला आगे चलता रहा। जो कॉमेडी की बात है
उसके बाद हमारे एक मित्र हैं राकेश कपूर साहब, तब महाभारत रामायण आती थी, उत्तर रामायण पार्ट 2 शुरू हुआ था जी। तो वो मोती सागर साहब ने उन्हें बुलाया, वो वहां प्ले करने गए, उन्होंने वहां किया। जब वो वापिस आए 90s में, 92 में, तो जब की बात है, तो मैंने कहा राकेश भाई क्या सारी जिंदगी हम लोग थिएटर ही करते रहेंगे, ये कभी टीवी में अपनी शक्ल भी देखेंगे? पता नहीं उनके मुख पर सरस्वती विराजमान थी। उन्होंने बोला ग्रीश इस साल तेरे को कहीं ना कहीं किसी टीवी शो में काम दिलाऊंगा। इत्तेफाक बस वो एक प्रोड्यूसर साहब थे मिस्टर एन के माथुर साहब, मेरठ में कोई शूटिंग करने आया, उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया। बस वो उनके साथ उन्होंने मिलवाया, उनको मेरा काम मतलब उन्होंने मेरे से डायलॉग बुलवाया, मैंने बोल दिया, उनको अच्छा लगा। अरे मैंने कहा अब तो हो गया काम, तो निकल पड़े। उन्होंने पटियाला मुझे शूटिंग के लिए बुलाया। अब यहाँ से कॉमेडी शुरू होती है, शुरू बुलाया। अब हमें क्या पता मास्टर शॉट क्या होता है, क्लोज क्या होता है, टू वेज क्या होता है। अब हमने सोचा कि भैया अब पहला सीन दिया, हमने लाइन पढ़ी, बल्कि अपना घर पे उधर आ गए रूम पे, कह रहे भाई साहब आ जाओ अभी क्लोज करने में। क्लोज ये क्या होता है? अभी लोन बोल तो दोबारा क्यों बुलवा रहे हो? अब यहाँ फंस गए भाई साहब। मास्टर शॉट में सभी लोग होते हैं, क्लोज में कोई होगा नहीं सामने, एक कैमरा होगा, वो यूं करता रहेगा ये और इधर थर्माकोल लगा दिया, इधर लगा दिया, नीचे लगा दिया, ऊपर लगा दिया, फंस गए। अरे भैया हो के ना दिया, एक लाइन नहीं बोली जा रही थी। मैंने कहा भैया ग्रीश थापर जी पंगा ले लिया तुमने, एक्टिंग करके अपना दुकान खोलो किसी से, ये तुम्हारे बस की काम नहीं है। खैर वो उन्होंने एक एक लाइन करके बुलवा तो लिया किसी तरीके से, लेकिन वो मैदान में शूट हो रहा था और वहां से जो हमारा रूम था लगभग 300 मीटर, वो 300 मीटर मुझे 300 किलोमीटर लगने लगे थे। वहां तक पहुंचना भारी पड़ गया था। बस पूरी रात यार, मैंने कहा अगले दिन अगला शॉट होना था, तो मैंने कहा यार अभी किस तरह से ये काम निपटे और भैया मैं घर चलूं, उसके बाद अपना कोई काम धंधा देखेंगे, और अपने बस की नहीं है ये काम। लेकिन फिर मैंने क्या होता, मुझे सीखने की थोड़ी चाह है। फिर जो साथ को आर्टिस्ट थे, मैंने कहा यार ये क्या पंगा होता है? कहता देखो ऐसा होता है, जब आप मास्टर शॉट देते हैं ना, तो आपको ये ज़हन में रखना होता है कौन सी लाइन आपने किस तरह, कौन से आर्टिस्ट को देखकर बोली, क्या बोली, आपको वो चीजें वही करनी है, बाकी कुछ है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर मैंने उसको रात भर थोड़ा सा स्टडी किया, पढ़ा। अगले दिन से वो कहते हैं ना कि मांगते मांगते आदमी फकीर बन जाता है। हम भी करते करते भैया थोड़ा बहुत आ गया, अभी कुछ आया नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत आधा एक पैसा आ गया, वह उसी से अपना काम चल रहा है, और जो कर रहे हैं सबको अच्छा लग रहा है, इसीलिए करते चले जा रहे हैं, बस यही। ये तो आप हम्बल हैं इतने कि आप इतने बड़े एक्टर होते हुए भी आप इतने लीनियंट और इतने हम्बली आप बता रहे हैं कि मेरे को थोड़ा बहुत आता है। अगर इसे थोड़ा बहुत बोलते हैं ना सर, तो जो बेचारे और हैं तो उनके लिए तो क्या होगा वो। फिर अगर आप और इससे ऊपर लेके जाएंगे एक्टिंग को, तो वो फिर सर एक्चुअल में आप एक चीज समझिए, मतलब जो मेरे को लगता है, जो मुझे लगता है, एक बहुत बड़ा शॉट है, बहुत बड़ा आपको रोल मिला हुआ है, उस रोल के अंदर आपको बहुत सारी चीजें करके दिखाने का मौका मिल रहा है जी। और एक बहुत छोटे शॉट के अंदर आपने वो सारा हुनर वहां पे डाल दिया जी। तो सर निचोड़ के तो वहां पे अर्क तो वहां निकल के आ गया ना जी, सारी एक्टिंग तो वो छोटे शॉट में ही पता चल जाती है कि कितने जान डाली है उस रोल में। तो मेरे को मानना यह है कि आप बहुत बड़ा रोल होता है तो बहुत सारी कमियां भी दब जाती हैं। बिल्कुल, छोटे शॉट के अंदर आपकी कमी का मौका नहीं है कि आपको कहीं कुछ जरा सा भी वो लगे। तो मुझे लगता है कि शायद आपने जो करके दिखाया वो बहुत मुश्किल होता है, वो चीज करके दिखाना जो आपने दिखा दी है। आपने मतलब गागर में सागर वाला सीन आ जाता है आपके साथ में कि आप वो एक झटके में सारा कुछ इतना डाल देते हो कि उसके बाद में सामने वाले को लगता है कि यार बिल्कुल रियल जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल रियल था। ये सब चीज मैंने अपने फादर से सीखी जी। ये सब चीज मैंने अपने फादर से सीखी। तो कहते हैं कि इतना दिया उस सरकार ने हमको, इतना दिया उस सरकार ने हमको, हमारी तो कोई औकात नहीं, ये तो कर्म है ऊपर वाले का, वरना हम में तो ऐसी कोई बात नहीं। और जहां तक बात है बात यह है कि कोई रोल छोटा या बड़ा नहीं होता जी। हमारे फादर ने एक चीज सिखाई हमें जब वो प्ले करते थे, थिएटर करते थे, कहते कि पूरी फिल्म 3 घंटे की होती है जी लगभग, और हीरो लगभग 1.5-2 घंटे स्टेज उस पर रहता है जी। हीरोइन भी रहती है, विलेन, लेकिन जो कैरेक्टर आर्टिस्ट जैसे डेविड जी हैं, ओम प्रकाश साहब हैं, या कोई से भी कैरेक्टर आर्टिस्ट एक सीन करके चले जाते हैं और वो पूरी फिल्म लूट के ले जाते हैं। हाँ जी। और एक्टर ने 2 घंटे 2.5 घंटे उसमें रहा, 2.5 घंटे में कोई ना कोई तो कमी छोड़ के जाएगा ही वो जी। और जो वही कमी पकड़ी जाएगी,
और डेविड जी आएंगे या ओम प्रकाश साहब आएंगे या बाकी असरानी जी आएंगे या केस्टो सर आएंगे या जो भी करेक्टर करते हैं, वो 2 सीन के अंदर ऐसा निचोड़ देते हैं कि पूरी फिल्म की वाहवाही वो पूरी बलाई लूट के ले जाते हैं जी। तो वही हमने सीखा कि यार रोल बड़ा छोटा नहीं, रोल हो, उसे शिद्दत से ईमानदारी से निभाओ। मैं आपको बड़ी सिंपल सा बात बताता हूँ सर, एक छोटा सा उदाहरण है मेरे साथ। एक बार मेरे को फोन आया किसी का कि सर एक डांस करना है। हम तो कोई बेसिकली डांसर तो है नहीं जी, हम तो पंजाबी लोग हैं, जनरेटर की आवाज पे नाचने वाले लोग हैं हम तो 8 वाली खबरों में भी नाच लेते हैं, हमारा क्या है तो हमने वो डांस ऊपर नीचे जो भी किया, करने के बाद बड़ा हुआ। तो उसके बाद हमें बोला कि एक आपने करना है, एक गाना ऋत्विज का अभी यूट्यूब पर आप देखेंगे, ABI का और इंडिया बकचोद चैनल का, हम तो उड़ गए। हाँ मैंने देखा है वो गाना। वो 5 बुजुर्ग लोग हैं, 6 बुजुर्ग 50 प्लस के, उन्होंने स्टेज पर डांस किया। अब तो 5 बाकी लोग थे वो तो प्रोफेशनल डांसर, मैं उनमें जनरेटर में नाचने वाला आदमी नहीं आपका देखा मैंने। नहीं कहने का मतलब, जब मैं रेसल पे गया तो मैंने कहा भाई ये मेरे बस की नहीं, कह रहे अंकल आप करोगे टेंशन ना लो। वो किया तो मजे की बात है, वो सबसे ज्यादा हिट हुआ। आज 80 मिलियन लोग उसको देख चुके हैं और आज मुंबई के हर बियर बार में सबसे लास्ट में आज वही बजता है, हम तो उड़ गए। तो कहने, और अब मैं जब भी निकलता हूं कहीं मुंबई में लोग कहते हैं उड़ गए वाले अंकल जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं, काम सिर्फ काम, उसे शिद्दत ईमानदारी से करो। आपका कौन सा काम क्लिक कर जाएगा आपको खुद भी मालूम नहीं होगा। जी 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 जी। तो बेहतरीन गाना वो, तो मैं सच बताऊं सर, मतलब वो हैट पहन के और एक भांगड़ा स्टाइल किया था मैंने उसके अंदर, और उसके इतने मीम बने मैं आपको बता नहीं सकता जी जी हाँ। वो गाना इतना मतलब उनके और भी उसके बाद में इसी थीम पे बहुत सारे और गाने आए भी, बहुत आए, लेकिन वो पॉपुलर आज, लेकिन वो ये गाना जो आया था इसके जैसा नहीं आ पाया कोई, मतलब टक्कर का कोई नहीं है, टक्कर का नहीं आ पाया, ये बात तो वो मेरे ऊपर, वो मुझे उसकी शोहरत मिलनी थी बस, कहने का मतलब ये। सर आप अच्छे इंसान हैं, आप सबकी दुआएं भी आपके साथ में रहती। बिल्कुल, मैं तो खुद मानता हूं कि मैं दुआओं से ही ये काम कर रहा हूं, क्योंकि बेसिकली मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कोई मैं एक्टर नहीं, कुछ नहीं, बड़ा जो आता है उसे पढ़ता हूं और जैसा आता है वैसा कर देता हूं। सबको अच्छा लगता है, सबकी दुआएं मेरे साथ काम करती हैं। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता सर, बहुत अच्छा लगता है। आप राज पुरोहित बने थे, अब बिल्कुल आप ऐसे हो गए थे जैसे पुरोहित जी मर गए कोई दो राय कह ही नहीं सकता इसमें कि ऐसा कुछ नहीं। मतलब आपके सारे रोल मैंने बहुत अच्छे से देखे, बहुत अच्छे से स्टडी किया आपको। और सर इस वजह से भी एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि आप मेरठ के हैं। हाँ। और मेरे भी वो पानी लगा हुआ है, और कहते हैं जिसने एक बार मेरठ का पानी पी लिया उसके बाद में वो दूसरी जगह का पानी से रास नहीं आता। वो रास ही नहीं आता, वो रास ही नहीं आता एक्चुअल में। इतना आकर्षण है इस पानी में और इस धरती में। जी, धरती में भी बहुत आकर्षण, बहुत मेरठ के बारे में किंवदंती और भी है, शायद नहीं पता, मैं बता देता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि मेरठ की धरती बड़ी अलग तरह की है और बड़ी अलग मतलब विरोध वाली है कि एक बार श्रवण कुमार साहब जब अपने माता पिता को लेकर जा रहे थे तीर्थ यात्रा करने, तो मेरठ आते ही उसने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि भैया बस अब उनकी बुद्धि घूम गई थी। उनकी बुद्धि घूम गई थी, यहाँ बुद्धि घूम जाती है। तो फिर उनके माँ बाप ने बोला क्या आया है, कहता मेरठ। कहता बेटा थोड़ा आगे ले चल, तो तब तेरा हिसाब करते हैं। तो थोड़ा आगे गया तो उसको सब ठीक हो गया। तो यहाँ बुद्धि भी खराब हो जाती है, ऐसे कहा जाता है। बाकी हमारी तो नहीं हुई ना होगी सर। हर इसका बेसिकली नाम महाराष्ट्र। हाँ, क्योंकि मैं खुद वहां पे रहा हूँ तो मुझे पता है वहां पे एक से एक कलाकार आपको मिलता है सड़क पे चलते हुए भी। मेरठ अपने आप में आपको कुछ नहीं पता चलता कि कौन कहाँ क्या टकर जाए आपको। सर वहां के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप पत्थर उठा के ना मारो, फेंकोगे ना ऐसी हवा में, तो जिसको लगेगा वो कलाकार ही होगा। और मेरठ के कितने कलाकार हैं मैं आपको बताऊं, आज नहीं पहले से भारत भूषण जी, देवी शर्मा जी, मुकुल नाग, डॉक्टर वेद थापर, दीप्ति भटनागर, मंदाकिनी, नसरुद्दीन शाह, ये कैलाश खेर, मतलब अनगिनत। एक वो भी थी जो बच्ची मर गई थी ऊपर से गिर के ना, बहुत हिट हीरोइन थी वो उस टाइम पे। उनका नाम काफी लोग मेरठ के आसपास से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेज है, यहाँ की जो भाषा है ना,
वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा मुफीद है। जी जी। तो इसलिए भी क्योंकि हिंदी, उर्दू, पंजाबी का मिक्सअप है हमारे, ठेठ है, और वो ठेठ वहां के, और खड़क लोग हैं, अपना दिमाग से दिमाग से काम नहीं करते, दिल से करते हैं ना, दिल से काम करने वाले लोग। ये बात दिमाग से दिमाग हमारे जितना लोगों के पास है उतना तो हमारा खराब रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इतना खुल के कभी नहीं हंसा हूं, मतलब मैं अपनी लाइफ में भी बहुत कम इंसिडेंट रहे जो इतना खुल के हंसा हूं। जब मैं मजाक करता हूँ ना, तो जब मैं जैसे सेट पर गया तो वैसे अंदर बैठे बाकी आर्टिस्टों ने बोला, मैं क्या बात होगी, कह रहा क्यों हंस रहा है? मैंने कहा यार मैं बाहर गया था। कह रहा क्यों? मैं बाहर जो गार्ड खड़ा था ना, तो वो मुझे पूछने लगा, कह रहा अंकल। मैं कहा हाँ। कह रहा आपकी शक्ल ना मेरी बीवी से बहुत मिलती है। तेरी बीवी से मेरी शक्ल? भाई थोड़ा मोटा तो फर्क होगा यार। कह रहा नहीं जी बहुत मिल रहा, फिर भी छोटा मोटा तो फर्क होगा। कह रहा हाँ बस मूंछों का फर्क है। और मैंने कहा यार मेरी तो मूंछें ही नहीं है। कह रहा पर मेरी बीवी की तो है ना। तो मैं इस तरह की मस्ती करता हूँ। गॉड, लिटरली सर, मतलब मैं इमेजिन कर सकता हूँ जो आपके साथ में जो लोग रहते होंगे, ये मतलब मेरे को लगता है कि वो इंतजार करते होंगे कि वो गिरीश जी आए नहीं आए अभी तक। अगर मेरी आवाज आ जाती है सेट पे, तो ईपी वहां पे जो ईपी होते हैं वो बोलते हैं यार जब तू आता ना तो मुझे एक वेनिटी मैन कम मंगानी पड़ चाहिए, क्योंकि सारे तो तेरी वेंटी में बैठे होते हैं या तेरे रूम में बैठे होते हैं, तो मुझे क्यों खर्चा करवाना प्रोड्यूसर साहब का। तो मेरा मजा, खुद भी खुश रहो, अपने आसपास वालों को भी खुश रखो, क्योंकि रोने से कोई फायदा नहीं, प्रॉब्लम सबको है सब दुनिया की। जी जी। वो कहते ना कि होठों पे हंसी देखी अंदर नहीं देखा, और किसी ने भी हमारे गम का समंदर नहीं देखा। जी। ये फूल हमें कोई विरासत में थोड़ी मिले हैं, किसी ने हमारा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, और जब से चले हैं मंजिल पे नजर है, आंखों ने हमारी मील का पत्थर नहीं देखा, और कर लिया यकीन दोस्तों की दोस्ती पर, हमने फूलों में छिपाया हुआ खंजर नहीं देखा। तो प्रॉब्लम तो सबको है, लेकिन वो प्रॉब्लम लेकर हम दूसरी को क्यों दें? जी क्यों दें? अरे खुश रहो, मस्त रहो यार, जो होगा, जो होना है वो होके रहना है, कोई रुकना तो है नहीं। तो फिर जब होना है तो फिर हो, जो होगा देखी जाएगी, उसके ऊपर छोड़ दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मतलब ये वही यही मतलब मेरठ के खून में है ये बात की, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखी जाएगी ना, क्योंकि हम लोग तो ईश्वर से, वाहेगुरु परमपिता परमेश्वर से एक ही बात कहते हैं जी, कि जान दी है तो जीने का हुनर भी देना। हुजूर जान दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। मैं तो गूंगा था, बोलना तूने सिखाया है, अब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी तू ही देना। वाह 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 वाह। और सर ईश्वर ने आपकी बातों में असर दिया है। क्या मतलब मैं तो सब जितना एंजॉय कर रहा हूँ इस इंटरव्यू को, शायद मैंने मतलब मैं लिटरली आई एम एंजॉयिंग दिस इंटरव्यू। थैंक यू। अभी फैमिली के बारे में बात करें। हाँ जी। आपकी सीमा जी वाइफ और 2 बच्चे, तानिया और करण है ना सर? हमारी, हाँ जी जी सर, बच्चों का क्या रिएक्शन रहता है जब आपका कोई फिल्म आने वाली होती है? कितना एक्साइटमेंट वो महसूस कर रहे होते हैं? उनका क्या मतलब आपसे, क्या आप जब उन्हें बताते हैं कि मेरी आज फिल्म ये रिलीज होने वाली है या मैं रेस 3 में आऊंगा, क्या उन्होंने आपसे नहीं कहा कि हमें इनसे भी मिलवा दो, हमें इनसे मिलवा दो, हमारे इनके साथ में फोटो होनी चाहिए? या भाभी ने कभी कहा हो, सीमा जी ने कहा हो कि ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा कुछ? पहली बात तो हमारी ज्वाइंट फैमिली है, फादर है, मदर की डेथ हो गई थी 11 साल पहले, भाई है छोटा, उसकी वाइफ, उसका बेटा बेटी, मेरी वाइफ, बेटा और बेटी। मेरा बेटा भी और मेरे भाई का बेटा बाहर चले गए, मेरा बेटा कनाडा है और उसका बेटा लंदन में है। हाँ। और जब अभी 6 महीने हुए हैं, उससे पहले जो भी मेरा शो टीवी में आता था, मेरे फादर आज 88 ईयर्स के, उनका भी ख्वाब था कि वो मुंबई जाकर एक्टिंग करें, लेकिन घर के हालात ऐसे थे, पार्टीशन के बाद जब वो इंडिया, मतलब तब तो एक ही था, आए तो घर के हालात ऐसे थे कि वो नहीं जा पाए जी। आज वो अपने आप को मुझ में देखते हैं, और आज वो इसी बात से जिंदा हैं कि उनका बेटा टीवी में आता है। वाह। पूरे मोहल्ले को बताते हैं आज मेरा बेटा आएगा, आज टीवी में आएगा, फिल्म में आएगा। मतलब बीमार भी होंगे तो डॉक्टर को भी बोलते रहेंगे, अरे अभी सलमान खान के साथ रेस 3 करके आया, अभी ये करके आया, मतलब कुछ भी। और जहां तक बात है, मेरे घर वाले ज्यादा नहीं है, एक फिल्म पोस्टर बॉय देखने जरूर गए थे,
जी। और जब मेरा उसमें सीन आया तो मेरी बेटी इतनी जोर की चिल्लाई उस थिएटर में, सब उसको देखने लगे, कह रहे ये मेरे पापा हैं। तो उस फिल्म में एक हुआ, क्योंकि उसमें क्लोजअप थोड़े लगे थे अच्छे से, तो और बाकी खुशी तो होती है। और आज क्या है ना, देखिए अब मुंबई एक अलग शहर है, वहां पर पता चल जाए ना कि ये टीवी में काम करता है तो 2 रुपए के वो 4 रुपए मांगेंगे वहां के जी। छोटे शहरों में पता चल जाए टीवी में काम करता है या फिल्मों में आता है, और ये तो अंकल को मैंने रात को टीवी देखा, वो बेचारा फ्री में दे देता है, कहता ले जाओ भाई, होटल में जाओ, वो पैसे नहीं लेता। तो हमारे छोटे शहर बहुत बड़े दिल वाले हैं, और बड़े शहर बड़े सुकड़े संकुचित दिल वाले हैं। सर बुरा नहीं मानना इसमें। जी सर, अभी बस एक मैं जल्दी इसको कॉल करेंगे, इसको इंटरव्यू फाइलिंग करेंगे। सर अभी लॉकडाउन का पीरियड रहा जी। हर आदमी बहुत परेशान था जी। अब धीरे धीरे करके खुलने लगा है, दूसरी लहर आई है, और हम सभी एक दुआ ही कर रहे थे जल्दी सब लोग सब सकुशल रहें। हमारी और भी एक्टर्स से बात भी होती रही बीच में। बहुत सारे लोग, मतलब मैं किसी का भी नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे बहुत डिप्रेशन में, बहुत ज्यादा परेशान और घबराए हुए दिखाई दिए। आपने अपना लॉकडाउन मुंबई में या मेरठ में निकाला, कहाँ निकाला और क्या रहा? पिछला लॉकडाउन मैंने मुंबई में निकाला था। मैं फंस गया था एक्चुअल में। 10 मार्च की होली थी जी। 12 मार्च की मेरी टिकट थी, मैं 13 में मुंबई पहुंचा, तो वहां 14, 15, 16 में मैंने शूट करा था। तो 15 तारीख को मुझे मालूम चला कि 19 तारीख से 31 तारीख तक मुंबई में शूटिंग वूटिंग बंद हो जाएगी जी। तो मैंने घर आते टिकट कराई, तो मुझे 22 तारीख की मिली मार्च की टिकट। लेकिन वो उस दिन से ही लॉकडाउन, भारत बंद हुआ, जो भी पहला लगा कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू, उसके बाद खुला नहीं। 3 महीने में वहां एक ही रूम में पूरे फ्लोर पर 4 फ्लैट थे, मैं अकेला शख्स, क्या करूं? फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला तू टिकटॉक बनाया और मैंने वो 1.5 या 2 महीने टिकटॉक बनाए, और ईश्वर की कृपा से वो इतने मिलियंस में मेरे व्यूज हो गए, और इतने मुझे ऑल ओवर वर्ल्ड से मैसेज आते थे दोस्तों के, पहचान के, और सोशल मीडिया पर मेरे टिकटॉक इतने वायरल हुए कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मुझे उसमें, और मेरे को उसमें मजा आने लगा। फिर मैं पूरा दिन और कोई काम नहीं, रामायण और महाभारत देखनी, और उसके बाद अपना खाना बनाना, दोनों टाइम का। पहले मैं एक बार बनाता, फिर मैं दोनों टाइम को भी टाइम कैसे बिताएं, और उसके बाद टिकटॉक बनानी और वो डालना। तो मैंने तो पूरा 2 महीने वो एंजॉय किया, मतलब मैंने वो शोहरत कमाई उस टिकटॉक से कि मैं आपको बता नहीं सकता। जी। तो मैंने तो मजा लिया, और सबको मैं मोटिवेट करता था कि घबराने की जरूरत नहीं है। जी हाँ। और यही कहता था कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियाना बनाने की। और किसी ने भी हमारे हौसलों को जो गिराने की ठान रखी है ना, वो भी ये जान ले कि हमने भी हथेली पे जान रखी है। बस बहुत सबको मोटिवेट करता था कि देखी जाएगी, जो होगा घबराना नहीं है यार, ये वक्त भी निकल जाएगा। मैंने देखे हैं आपके टिकटॉक, मैं बड़ा तगड़ा फैन रहा हूँ आपका टिकटॉक देखने को। जब तक वो बंद नहीं हुआ तब तक मैं लगातार आपको देखता था। फिर मैंने बहुत बनाए उस दौरान। एक रात में मेरे 2-2, 3-3 लाख फॉलोवर्स बढ़ते थे। जी हाँ, जी हाँ। और मुझे भी मालूम नहीं कि ऐसा क्या हो गया, लेकिन सब वो कहते ना ऊपर वाले की कृपा थी। मैंने कहा मेरे में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम तो कहते हैं शाख से टूट कर गिरने की सजा दो मुझको, मैं एक पत्ता ही तो हूं, क्यों ना हवा दो मुझको। मैं जो शीशा हूं तो सजा दो किसी तस्वीर के साथ, मैं जो पत्थर हूं तो रास्ते से हटा दो मुझे। मैं तुम्हें अपनी निगाहों से ना गिरने दूंगा, तुम चाहो तो नजरों से गिरा दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं शायरी लिखता नहीं हूँ सर, चुराता हूँ, मैं चोर हूँ, लोगों के दिल और शायरी चुराता हूँ सर। शायरी एक्चुअल में क्या है? शायरी लिखना, शायरी को बोलना सर, बहुत मतलब अगर आप देखें, मैं मतलब बहुत ऐसे ही शायरी को भी देखा कि बहुत अच्छी शायरी थी, लेकिन बोलते टाइम पे या उसका मतलब जो उसको डिलीवर करते टाइम पे उसका वो मजा खत्म हो गया। मुझे ना माँ सरस्वती का आशीर्वाद ये है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद ये है, कहते हैं कि हथौड़ा मारने की कीमत नहीं होती, हथौड़ा कहाँ मारना है उसकी कीमत होती है। आप हथौड़ा मारने के तो क्या नाम है, 1 रुपया ही है, 99 रुपये तो इस बात का ही कहाँ मारना है। तो मुझे कहाँ टिकानी है, वो मुझे अच्छी तरह से माँ सरस्वती के पास आता है। क्योंकि हम लोग कलाकार लोग हैं सर। कलाकार लोग होते क्या है कि मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे, मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम,
खुशबू हैं तो हर दौर को महकाएंगे हम रूहे सफर हैं, हमें नामों से ना जान, कल फिर किसी और नाम से आ जाएंगे हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। मतलब आपसे मैं लगातार अभी भी मैं 2 घंटे और बात कर सकता हूँ, मेरे को इतना मजा आ रहा है। मेरे पास भी बातों के अलावा कुछ है नहीं सर। मुंबई में मैं टूथपेस्ट बेचने तो गया नहीं, बातें बेच रहा हूँ। जब तक बिक रही है बेच रहा हूँ, नहीं बिक रही वापिस आ जाऊंगा मेरे। हमें बातों के पैसे मिलते हैं सर। मुझे आज इतना हंसा होना सर, मेरा दिन बन गया है लिटरली। यू मेड माय डे। और मैं श्रोताओं को भी यही लगेगा कि शायद मैंने आज तक किसी इंटरव्यू में इतना हंसा नहीं हूँ, इतने मजे नहीं लिए। पर सर लिटरली ईश्वर ने आपके ऊपर जो कृपा रखी है, हम कहेंगे कि वो हमारी दुआएं हैं कि आपके ऊपर और कृपा बरसाए, आपको बहुत लंबी और बहुत स्वस्थ आयु दे, आप खूब लंबे तक जिएं और सब लोगों को इतना ही हंसाते और गुदगुदाते रहें, और उन कैरेक्टर्स के अंदर जो आप जान डालते हैं वो वैसे ही डालते रहें, और हम उसे इसी तरह एंजॉय करते रहें। बस हम तो यही ईश्वर से कहते हैं, उसी से ही मांगते हैं जो कुछ भी, कि मेरे उलझे हुए ख्वाबों को असूलों का तराजू दे दे, मेरे उलझे हुए ख्वाबों को असूलों का तराजू दे दे, मेरे भगवान मुझे मेरे जज्बात पे काबू दे दे, मैं समंदर भी किसी गैर के हाथ से ना लूं, एक कतरा भी समंदर है जो तू दे दे। वाह 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 सर। जानते हैं इस इंटरव्यू के अंदर सबसे ज्यादा चीज क्या खास रहने वाली है? जी, जहां तक मुझे पता है कि ये इंटरव्यू के जो है ना बहुत सारे पार्ट कटेंगे, अभी लोग बाग इसको काटेंगे, और आपकी शायरी जो आप कर रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली है और ये वापस वायरल होने वाली है, जहां तक मुझे अंदाजा है। अब आप चलिए देखते हैं क्या होता है। हो ही है वही जो राम रचि राखा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हम अपना 100% दे रहे हैं, बाकी तो आगे ईश्वर। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बिल्कुल। तो इसी के साथ आज हम अपने इंटरव्यू का समापन करते हैं, और लेकिन सर आपसे एक वायदा जरूर चाहेंगे कि अगली फिल्म जब भी आपकी आ रही होगी, उससे पहले हम आपकी फिल्म को लोगों के बारे में, मतलब लोगों को बताएंगे। आपकी फिल्म को बताने वाले हम सबसे पहले शख्स होने चाहिए जो हम आपकी फिल्म के बारे में बता पा रहे हैं। जी बिल्कुल, 2-3 फिल्में आने वाली हैं बहुत जल्दी। यशराज बैनर्जी बंटी बबली पार्ट 2, शमशेरा, एक मधुर सर की फिल्म है लॉकडाउन इंडिया, वो भी की है मैंने, और शेम, और कई फिल्में हैं। और बाकी मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, सबका धन्यवाद देता हूँ, आपका भी धन्यवाद देता हूँ, और एंड में बस यही कहूंगा कि कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है, कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है, प्यास बुझती नहीं बरसात गुजर जाती है, और अपनी यादों से कहना कि वो इस तरह ना आया करें, क्योंकि नींद आती नहीं रात गुजर जाती है। और समेट लो सितारों को बाहों में, दूर तक रात ही रात होगी, कि समेट लो सितारों को बाहों में, दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर आपकी हमारी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। और डॉक्टर बशीर बदर साहब के लास्ट शेर से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जी जी, कहते हैं कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। वाह 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 वाह, बेहतरीन बेहतरीन सर। मतलब जो आपकी डिलीवरी है ना, मतलब शायद बशीर बदर साहब भी आपकी शायरी सुने तो वो उनको भी, मतलब जो भी शायर हो वो आपकी अपनी शायरी को चाहेगा कि आप उसको डिलीवर करें। मतलब लिटरली यू हैव गॉट द टैलेंट सर, यू हैव गॉट द टैलेंट। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा और फिर मिलते हैं सर। बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल, धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।